हाय गाइस, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। और चलिए तो आज की क्लास को शुरुआत किया जाए। और ये जो वीडियो है गाइस, ये आप सभी लोगों के लिए रिकॉर्डेड वीडियो है। ठीक है, ये वीडियो प्रीमियर हो रही है, इस वक्त मैं लाइव नहीं हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। आपको पढ़ने पे फोकस करना है और जो भी सारी चीज़ें हैं, जो भी सारे सवाल हैं, उन सवालों पे फोकस करना है। पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है ना? और चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइज़। और आज अपना जो अपन ने एक मैथ्स की सीरीज़ स्टार्ट करी थी ना, लेवल 2, 3 और 5 के लिए, जहाँ पे हम कुछ बेहतरीन सवाल मैथ्स के देख रहे थे, जो आपके लेवल और 4 और 6 पे जो पूछे गए प्रश्न हैं, उन पर आधारित, है ना? मैंने कुछ यहाँ पे बेहतरीन सवालों का एक कलेक्शन बनाया है आपके लिए, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के नाम से, जहां से आपके क्वेश्चंस आपको बिल्कुल इस कंसेप्ट से जरूर आपको क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास को एंजॉय करिएगा। और आज छठवां दिन है इस क्लास का। इससे पहले 5 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं और तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो उन पुरानी वीडियोस को भी आप जरूर देखिए। ठीक है, और फायदा उठाइए जो भी सारी चीजें मैंने पढ़ाई हैं। ऑलिव बोर्ड ने अपना एक बहुत ही शानदार बैच आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर का टारगेट बैच लाया है। जो भी बच्चे ऐसे हैं जो आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट मैनेजर 2022 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए टारगेट बैच बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस बैच को सौरभ कोड इस्तेमाल करके ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मिलने वाला ये डिस्काउंट आपका 5% और एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, तो जरूर इस टारगेट बैच को ज्वाइन करिए। बहुत शानदार ये बैच आपका आने वाला है। यहाँ पे आप सारी डिटेल देख सकते हैं। अगर मैं अपनी फोटो छुपा दूं तो ये देखिए, पूरी डिटेल्स हैं बैच की। 200 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर, 25 से ज़्यादा एलपीएस सेशन, 300 से ज़्यादा आपको यहाँ पे टेस्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में ये बैच रहने वाला है, तो ये बैच का जरूर आप फायदा उठाइए। ठीक है, चलिए तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। एक और चीज़ है, ऑलिव बोर्ड ने अपने सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए प्राइस स्लैश कर दिया है। और यहाँ पे अगर आप कोड यूज़ करते हैं सौरभ, तो यहाँ पे मिलने वाला जो डिस्काउंट है वो आपको 35% का मिल जाएगा। ठीक है, तो कोड आपको लगाना है सौरभ, चाहे आप एसएससी एलीट या एसएससी सुपर एलीट परचेज करते हैं तो। साइंस बाई सौरभ सर टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना है इन सारी क्लासेस की पीडीएफ्स के लिए। ऑलिव बोर्ड एसएससी, ऑलिव बोर्ड का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना है। पहला सवाल आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है। सवाल में बोला है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज 12,500 फॉर टू राइट 5/8 years एट 8% पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, 12,500 रुपए की राशि पर 2 सही 5/8 वर्षों के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, ये आपसे पूछा है। और जो ब्याज है वो वार्षिक रूप से संयोजित हो रही है। देखो, 2 सही 5/8 वर्षों की बात किया है, यानी कि 2 वर्ष तो आपके पूरे पूरे हैं ही हैं साथ में, लेकिन 5/8 वर्ष और आपके और हैं। ठीक है, चलिए तो ये आपका यही मतलब होता है 2 सही 5/8 वर्ष का। अब ये बताइए, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 8% पर एनम है, यानी कि आपका 12 महीने के लिए, ठीक है, 12 महीने के लिए अगर आपका रेट परसेंट, या मैं कहता हूं 1 साल के लिए जो आपका रेट है, 1 साल के लिए वो कितना है, 8% का। ठीक है, तो अगर मैं 5/8 साल के लिए निकालूं, 5/8 साल के लिए निकालूं, तो ये रेट आपका 5% हो जाएगा। 5/8 गुणे 8, 5%। यानी अगर पहले साल रेट आपका 8% रहा होगा, तो 8% का मतलब कितना होता है, 2/25। 8% का मतलब क्या होता है, 2/25। यानी पहले साल अगर 25 रहा होगा अमाउंट, तो वो कितना हो जाएगा, 27। उसी तरह दूसरे साल में अगर वो अमाउंट 25 रहा होगा मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 27। और आपका जो आखिरी है 5/8वां साल, 5/8वां साल जो है तीसरे उसमें, वो कितना हो जाएगा, 5% के हिसाब से 20 से 21। कितना होगा अमाउंट आपका, 20 से 21 यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए, 25 और 25 का गुणा होता है 625। 625 दूना 1250। तो यहाँ पे कितने आने वाला है, यहाँ पे कितने आने वाला है, 12,500। 27 और 27, इसका अगर गुणा करोगे तो 27 का स्क्वायर कितना होता है, 27 का स्क्वायर होता है तुम्हारा 729 के बराबर। कितना हो गया, 729। और 729 में तुम 21 और गुणा कर दो, 729 में तुम 21 और गुणा कर दो, कितना आएगा, 15,309 आएगा। तो यहाँ पे देखो, सीधे सीधे 12,000 रुपए, यही जो यहाँ पे गुणनफल आ रहा है, यही तो तुम्हारा दिया है क्या, प्रिंसिपल के रूप में। तो यहाँ पे ब्याज कितना मिल रहा है, सीधे दिख रहा है 2809 रुपए का हमें ब्याज मिल रहा है। कितने का मिल रहा है, यहाँ पे 2809 रुपए का ब्याज मिल रहा है। तो यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट इस सवाल का हो जाएगा। क्लियर है, आसान सा सवाल था। चलें आगे बढ़े, बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। बोला है, यदि नंबर 9, 7, 2, 1, 5, P, 6 अगर 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो P का सबसे छोटा मान बताइए। P का सबसे छोटा मान बताइए। 11 से अगर विभाजित है तो आपको दो दो का पेयर बनाना है, ये पता है आपको। आपको उनके बीच का अंतर निकाल लेना है। आपको उनके बीच का क्या निकाल लेना है, अंतर निकाल लेना है, दो दो का पेयर बना करके। और उनके अंतर का जो योग है, उनके अंतर का जो योग है, ये 11 से विभाजित होना चाहिए।
देखो यहाँ पे 6 4 10 9 19 और यहाँ पे +5 है यानी p माइनस 14 आएगा। ये आपका आ गया 11 के बराबर। यहाँ पे बोला है सवाल में कि यहाँ पे सबसे छोटी संख्या के लिए p का मान क्या होना चाहिए, तो p का मान आपका यहाँ पे कितना होना चाहिए 3। अगर p का मान 3 होगा तो आएगा -11/11 जो कि इसे काट देगा। यानी p का स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू, सबसे छोटी संभावित संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो सकती है आपकी, तो वो आ जाएगी आपका आंसर 3 के बराबर। क्लियर है? आंसर आसान सा सवाल है, 11 की डिविजिबिलिटी रूल का सवाल था। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल द प्राइम नंबर? सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होता है? देखो, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक, 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 फिर 11 फिर 13 और इसी तरह आपकी चलती रहेंगी। ये क्या है? सारी प्राइम नंबर्स है। बोला है जितनी भी है ना प्राइम नंबर्स हैं, इन सभी नंबर्स का, जो भी आपकी अभाज्य संख्याएं हैं, इन सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक आपका 0 होगा। क्यों होगा? सर यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है, ये दोनों मिल करके क्या बनाएंगे? 2 पंचे 10। क्या बनाने वाले हैं ये दोनों मिल करके? ये दोनों मिल करके यहाँ पे बनाएंगे 2 पंचे 10। यानी अब कुछ भी आ जाए, अब यहाँ पे आपका गुणनफल कुछ भी आए, अगर यहाँ पे 5 दूना 10 बन गया, यानी आपका इकाई का अंक, यूनिट डिजिट जो होने वाला है वो 10 के बराबर ही होने वाला है ना? अगला सवाल क्लियर है? ये वाला सवाल सभी को समझ में आया? देखो अगला सवाल क्या बोल रहा है, पढ़ो आराम से और आराम से इसको करने की कोशिश करो। बोला है, अ पायलट इन एन एरोप्लेन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 200 मीटर ऑब्जर्व्स 2 पॉइंट्स लाइंग आइदर साइड ऑफ द रिवर। इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 पॉइंट्स बी 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, देन द विड्थ ऑफ द रिवर इज। बोला है 200 मीटर की ऊंचाई पर एक हवाई जहाज में एक पायलट एक नदी के दोनों ओर स्थित दो बिंदुओं को देखता है। यदि दो बिंदुओं के अवनमन कोण 45 और 60 डिग्री हैं तो नदी की चौड़ाई बताओ। देखो ये अगर मैं बात करूं तो तुम देखो फिगर क्या बनेगा। फिगर ये देखो, ये आपका तुम्हारा पायलट है, ठीक है। अगर मैं फिगर इसका बनाना चाहूं तो फिगर आपका किस तरह बनेगा? मान लिया कि ये इतनी ऊंचाई पे पायलट है। अरे यार सीधी लाइन क्यों नहीं बन रही है? क्या हो गया? सीधी लाइन मेरी नहीं बनेगी क्या? देखो अगर मान लिया कि ये कुछ ऊंचाई पे पायलट है, ये तुम्हारी नदी की चौड़ाई है, तो नदी की चौड़ाई में यहाँ से पायलट देखता है तो मान लो एक तरफ एंगल बन रहा है 45 डिग्री का और एक तरफ जो तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने का बन रहा है? 60 डिग्री का। ऐसा ही बन रहा है, ऐसा ही बन रहा है, ठीक है। ये कितने दूरी पर है, कितने ऊंचाई पर है? 200 मीटर पे ऊंचाई पे है। ये अगर 45 डिग्री है तो ये वाला तो कोण 90 होगा, तो ये भी आपका 45 होगा। यानी कि अगर ये 200 मीटर है तो ये वाली लंबाई भी कितनी होगी? 200 मीटर की, ठीक है। ये वाली लंबाई भी आपकी कितनी होने वाली है? 200 मीटर की होने वाली है। अब देखो ये 60 डिग्री है तो मेरे भाई ये कितना होगा? 30 डिग्री। अगर 60 के सामने 200 है तो ये कितना हो जाएगा? 200 बटे √3 मीटर। तो यहाँ से ए बी की लंबाई कितनी आ गई? ए बी की लंबाई आ गई 200 प्लस 200 बटे √3 मीटर। यही आपकी क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी नदी की। क्या हो जाएगी? ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, वही आपकी लंबाई हो जाएगा नदी का। क्लियर है? तो आसान सा सवाल था। आपको ये बात तो पता ही है कि अगर आप 90 30, ठीक है, 30 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री का अगर एंगल लेते हैं तो इनका रेशियो क्या चलता है? 1√3 से 2 का रेशियो चलता है। 30 के सामने 1, 60 डिग्री के सामने √3 और 90 डिग्री के सामने 2 होती है साइड। इनका रेशियो 1√3 से 2 का रेशियो चलता है। क्लियर है? आसान सा सवाल था। अगला सवाल चलते हैं। AD is a median of a triangle and the side AB and AC are 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। एक AD एक त्रिभुजा का AD एक त्रिभुज ABC का मध्य बिंदु है या माध्यिका है या मीडियन है, ठीक है। और बोला है कि AB और AC 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर की भुजाएं हैं। देखो ये हो गया ABC ट्रायंगल और AD आपका क्या है? माध्यिका है। माध्यिका मतलब ये इन दोनों साइड को बराबर भागों में काटता है, ठीक है। ए बी की लंबाई तुम्हारी 12 दी है, ए सी की लंबाई तुम्हारी 14 दी है। तुम्हें ए डी की लंबाई बतानी है अगर बी सी की लंबाई 10 सेंटीमीटर की दी है। अब मेरे भाई अगर बी सी 10 सेंटीमीटर है और ए डी माध्यिका है, यानी ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ए बी और ए सी तो ऑलरेडी दिया है। यहाँ पे तुम्हें ए डी की लंबाई बतानी है कि ए डी की लंबाई कितनी होगी। कर लोगे ये सवाल? ये सवाल कर लोगे क्या? देखो आसान सा सवाल है। क्या बात का आपका ध्यान रखना है? आपको बात का ये ध्यान रखना है कि जो एक प्रॉपर्टी होती है मीडियन की, क्या होती है? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है? 2 गुना होता है ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के। बी डी या डी सी कुछ भी ले लो, दोनों बात बराबर है। ये आपकी होती है प्रॉपर्टी। ये पर्टिकुलरली प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट।
बहुत इंपॉर्टेंट ये माध्यिका की प्रॉपर्टी है। अगर ये किसी को याद है तो फिर बात खत्म। ए बी का स्क्वायर होता है 144, ए सी का स्क्वायर होता है 196। यहाँ से ए डी स्क्वायर हो जाएगा कितना, ए डी तो तुम्हें निकालना है, ए डी को मैं मान लेता हूँ एक्स, और यहाँ पे बी डी स्क्वायर हो जाएगा 25 और 2 से गुणा होकर के यहाँ पे आ जाएगा 50। यहाँ पे 2x स्क्वायर कितने के बराबर आएगा, इन दोनों को जोड़ जो, 6 4 10, 9 1 10, 4 14 और 1 1 2 1 3, 340 में 50 घटाना है। एक्स स्क्वायर का मान आएगा यहाँ से 145 के बराबर, 340 में 50 घटाओगे 290, 290 को 2 से भाग करोगे आएगा 145, और एक्स का मान आएगा अंडर रूट 145 सेंटीमीटर। यानी तुम्हारा एडी का लंबाई कितना हो जाएगा, माध्यिका की लंबाई आ जाएगी अंडर रूट 145 सेंटीमीटर के बराबर। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगले सवाल पे बढ़ें, अगले सवाल पे बढ़ें। चलिए बहुत ही बढ़िया, अगले सवाल पे बढ़ते हैं सभी मेरे भाई। एकदम फोकस होकर के सभी लोग देखते रहेंगे, ठीक है, सारी चीजें सभी लोग एकदम फोकस होकर के देखते रहेंगे। अगला सवाल है, द बेस ऑफ अ प्रिज्म इज इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुज के आकार का है। देखो जैसे प्रिज्म, प्रिज्म का एक जो आधार है वो समबाहु त्रिभुज के आधार पर है। प्रिज्म मतलब उसी तरह वो ठीक ऊपर भी है, ठीक है। प्रिज्म का सीधा मतलब होता है कि जैसा उसका आधार नीचे है उसी तरह आधार उसका ऊपर भी होगा। तो ये तुम्हारा बन गया प्रिज्म, ठीक है, जिसका आधार क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। पेरीमीटर बोला है 18 सेंटीमीटर का है जो ट्रायंगल है, यानी कि ये भी साइड 6 सेंटीमीटर की है, ये भी साइड 6 सेंटीमीटर की है, और ये भी साइड 6 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तभी अगर मान लिया ये आधार ABC है, तभी ये समबाहु त्रिभुज बनेगा जिसका पेरीमीटर 18 सेंटीमीटर का होगा। और इस प्रिज्म की ऊंचाई तुम्हें दी हुई है 20 सेंटीमीटर के बराबर। इसका वॉल्यूम बताना है। देखिए तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म आपका कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ जो प्रिज्म होता है ये क्या होता है तुम्हारा, बेस एरिया इंटू हाइट। आधार का क्षेत्रफल कितना है, ऊपर से ऊंचाई कितनी है उस वॉल्यूम प्रिज्म की, उस प्रिज्म की ऊंचाई कितनी है। बेस एरिया कितना हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी √3/4, साइड का स्क्वायर यानी 6 × 6, और ऊंचाई कितनी है 20। कितना आ जाएगा आंसर, 4 से ये कटेगा 5 बार, और 36 पंचे 180 होता है, तो 180 √3 सेंटीमीटर क्यूब, 180 √3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। छछांगे 36 और 36 पंचे कितना होता है 180, तो आंसर आएगा 180 √3 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो जाएगा इस प्रिज्म का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल बोल रहा है कि इफ अ नेचुरल नंबर p इज इंक्रीज्ड बाय 1, अगर नेचुरल नंबर p को 1 से बढ़ाया जाए तो इसका क्यूब जो है 33.1% से बढ़ जाता है। आपको बताना है p का स्क्वायर का मान क्या होगा। 33.1% से कोई क्यूब आपका, उसका क्यूब जो है 33.1% से बढ़ जाता है, ये आपका सवाल में बोला है ना। जो क्यूब है 33.1% से बढ़ जाता है। 33.1% मतलब कि आपका यहाँ पे ये कितना आएगा, 33.1/100, इसी को हम लिख सकते हैं 331/1000 के बराबर। यानी कि अगर उसका क्यूब, उस संख्या का क्यूब 1000 है तो वो संख्या का क्यूब कितना हो रहा है, अब बढ़ के 33.1% कितना हो रहा है, 1331 हो रहा है, ठीक है। तो ये क्यूब संख्या दी है 1000, आपको पता है ये 10 का क्यूब होता है, और 1331 आपका 11 का क्यूब है, यानी कि वो संख्या आपकी 10 रही होगी, और जिसमें अगर एक जोड़ दिया जाए तो बढ़ के कितनी हो जा रही है 11, और उसका क्यूब अगर आप करो तो जो क्यूब है वो कितना बढ़ जा रहा है, 33.1% से बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो मुझे ये पता चल गया कि जो वो संख्या p थी वो 10 थी, उसका स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 100 के बराबर, ठीक है। p स्क्वायर निकालना है यानी 10 स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी सवाल में, आंसर हो जाएगा 100 के बराबर। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, आसान सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो। अगला सवाल, सारे सवाल बस समझते जाना, सारे सवाल समझते जाना, अच्छा रिवीजन तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया से बस सारे सवालों को एक बार फोकस होके समझते जाएंगे। देखो सवाल में क्या बोला, अ स्टूडेंट हैज टू सिक्योर अ मिनिमम ऑफ 35 मार्क्स टू पास एन एग्जामिनेशन। एक छात्र को परीक्षा पास करने के लिए कम से कम 35% अंक हासिल करने होंगे। यदि वह 200 अंक प्राप्त करता है और 100 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं, ठीक है। बोला है एक स्टूडेंट को 35 नंबर चाहिए परीक्षा पास करने के लिए, और अगर वो 200 नंबर पाता है तो फेल होता है 10 नंबर से, यानी कि अगर वो 210 नंबर पाता, 210 नंबर पाता तो क्या हो जाता, पास हो जाता, यानी 35% का मान तुम्हारा 210 के बराबर है। 35% का मान 210 के बराबर है भाई, 35 पासिंग मार्क्स है और 210 नंबर भी पासिंग मार्क्स है, तो 35% 210 के बराबर है, तो 1% कितना हो जाएगा,
1% कितना हो जाएगा, 6 नंबर के बराबर। भैया अगर 35% 210 है, तो यहाँ पे 35 से 210 कितने बार कटता है, 6 बार। यानी कि वो पूर्णांक कितना था परीक्षा का, 100%। कितना का था वो परीक्षा तुम्हारी, 600 नंबर की परीक्षा थी। बहुत आसान सा सवाल, 2 लाइन में आने वाला आंसर। कितने नंबर की वो तुम्हारी परीक्षा थी, 600 अंकों की वो तुम्हारी वहां पे परीक्षा हो जाएगी। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े, सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल, देखो सभी लोग, बोला है अगर साइन थीटा टेन थीटा कॉस थीटा जीपी में है तो आपको कॉस की पावर 12 थीटा अपॉन साइन थीटा की वैल्यू बतानी है। साइन थीटा टेन थीटा और कॉस थीटा आपके क्या हैं, जीपी में है। अगर ए बी और सी जीपी में होते हैं तो आपको एक बात पता करनी है, ये कि आपको एक जानना चाहिए कि बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है। अगर ए बी सी तीन संख्याएं ऐसी हैं जो जीपी में हैं, तो उनमें बी स्क्वायर ए सी के बराबर होता है। यानी अगर साइन थीटा टेन थीटा कॉस थीटा जीपी में है, तो यहाँ पे जो टेन स्क्वायर थीटा है वो किसके बराबर होगा, ये आपका साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होगा। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होगा। ये बताओ टेन थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से ये कितना आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर। तो साइन थीटा स्क्वायर से यहाँ एक कट जाएगा, आएगा कितना, कॉस का क्यूब थीटा तुम्हारा साइन थीटा के बराबर आएगा। ठीक है, कॉस का क्यूब थीटा साइन थीटा के बराबर आएगा। अब तुम्हें ये निकालना है, देखो कॉस की पावर 12 थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉस क्यूब थीटा की पावर 4 लिख सकते हो, और नीचे क्या आ जाएगा तुम्हारा, साइन थीटा आ जाएगा। कॉस क्यूब थीटा तुम्हारा साइन थीटा है, और साइन थीटा का स्क्वायर यानी साइन की पावर 4 थीटा, नीचे साइन थीटा। आंसर कितना आएगा, साइन क्यूब थीटा। आंसर कितना आएगा तुम्हारा, साइन क्यूब थीटा के बराबर आएगा। कितना आएगा आंसर, साइन क्यूब थीटा के बराबर तुम्हारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? सभी मेरे भाइयों को यहाँ तक बात समझ में आती है? चलो बहुत ही बढ़िया, यहाँ तक बात समझ में आती है तो आगे भी सारी बातें समझ में आएगी। बोला है इफ वन पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट्स देन 5 पाइप्स ईच ऑफ 20% एफिशिएंसी ऑफ ए कैन फिल द टैंक इन। बोला है कि यदि एक पाइप ए एक टैंक को 20 मिनट में भर सकता है तो ए की 20% दक्षता वाले 5 पाइप टैंक को कितने समय में भर सकते हैं, 80, 100, 20 मिनट या 25 मिनट। भैया एक पाइप ए है जो कि टंकी को कितने देर में भर सकता है, 20 मिनट में। ठीक है, 20 मिनट में भर सकता है। मान लेते हैं टंकी की जो कैपेसिटी है वो भी 20 की है, यानी अगर मैं ए की क्षमता को 1 मानूं तो अन्य पांच पाइप जो हैं उनकी क्षमता किसके बराबर है, 20% है ए के, यानी कि 1/5 है, 1/5 है प्रति पाइप का, पर पाइप का, है ना। यहाँ पे पर पाइप है, पर पाइप की क्षमता कितनी हो जाएगी, 20% हो जाएगी ए वाली पाइप से, यानी 1/5 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यानी कि अगर पांचों पाइप मिल जाए, अगर तुम पांचों पाइप को सबको मिला दो तो उनकी भी क्षमता किसके बराबर होगी, 1 के बराबर, यानी वो भी टंकी को 20 मिनट में भरेंगी। सारी अगर 5 पाइप एक साथ खोल दी जाए तो वो टंकी को कितने देर में भरेंगी, 20 मिनट में ही भरेंगी, क्योंकि चाहे तो ए पाइप को खोल दो, है ना, बात बराबर है, और अगर 5 पाइप ऐसी खोलो जिनकी जो क्षमता है वो ए के 20% के बराबर है तो भी बात बराबर है, उन पांचों पाइप के साथ में भी टंकी उतने ही समय में तुम्हारी इस सवाल में भरेगी। क्लियर है? अरे इतनी बात तुम्हें समझ में आती है जितनी मैंने बताई, इतनी बात तुम्हारे बात एकदम भेजे में जाती है कि नहीं? बहुत आसान सा सवाल है, कुछ करना नहीं था, दिमाग लगाना था थोड़ा। ठीक है, वही वाली बात है कि जैसे घर में अगर है तो एक अगर कपड़ा आपका 1 घंटे में सूखता है तो बताओ 10 कपड़े कितने देर में सूखेंगे, तो वो भी 1 घंटे में ही सूखेंगे, है ना। इसी तरह वाला ये सवाल है। चलो आगे बढ़ो, अगला सवाल। अगला सवाल बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 660 किलोमीटर। ए और बी के बीच का जो दूरी है, ए और बी के बीच की जो दूरी है वो है 660 किलोमीटर की। बोथ स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। और ये जो चलता है ए 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, और जो बी चलता है ये 44 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है ए की तरफ। ठीक है, आपको बताना है टाइम टेकन बाई देम टू मीट ईच अदर, एक दूसरे से मिलने के लिए उनके द्वारा लिया गया समय कितना होगा। देखो अगर ये वाला इधर चल रहा है, इधर चल रहा है, तो इनकी वेलोसिटी कितनी होगी, टोटल गति कितनी हो जाएगी, जोड़ दो 66 को 44 से कितना हो जाएगा, 110 किलोमीटर पर आवर होगा। भैया रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगाओगे। और टाइम टेकन, तो टाइम कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 660 किलोमीटर का, कितने समय में कितने
गति से किया, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड ना, माफ करना यहाँ पे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यही तो होता है टाइम। तो डिस्टेंस अगर 660 किलोमीटर की है, गति 110 की है, तो टाइम कितना लगेगा, 6 घंटे का। ठीक है, तो 6 घंटे का टाइम यहाँ पे लगेगा जब वो एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, एक दूसरे से वो कितने देर के बाद मिलेंगे, 6 घंटे के बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे। क्लियर है। चलो आगे बढ़ो, अगला सवाल है कि इफ द नंबर ऑफ साइड्स इन अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 57, अगर एक ऐसा पॉलीगॉन है, एक ऐसा बहुभुज है, ठीक है, बहुभुज मतलब उसकी साइड कितनी है कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, उसकी साइड कितनी है कोई निश्चित नहीं है, ये आपका बहुभुज है। ठीक है, जिसकी भुजाएं निश्चित ना हो, जिसकी भुजाएं निश्चित ना हो। ठीक है, मान लो कि ऐसे 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 ये चलता ही जा रहा है सिलसिला, ये चलता ही जा रहा है, भुजाएं बहुत ही एन नंबर ऑफ साइड है। ठीक है, तो उसकी जो साइड्स हैं उसका मान दिया हुआ है 57। आपको बताना है उस बहुभुज में, उस नियमित बहुभुज में आपके विकर्णों की संख्या कितनी होगी, यानी कि आपके डायगोनल्स कितने होंगे। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ। जो नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला होता है ये होता है n इंटू एन माइनस थ्री अपॉन टू। कितना होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला, n इंटू एन माइनस थ्री अपॉन टू होता है। बस इसी चीज को याद रखना है और इसी चीज से सवाल आपका हो जाएगा। नंबर ऑफ डायगोनल्स इस सवाल में जो भी दिए हैं ये आ जाएंगे, 57 दिया था, 57 गुणे 57 माइनस 3 यानी 54 और बटे 2, 2 से ये जाएगा तुम्हारा 27 बार, और 27 सत्ते यहाँ पे कितना आएगा, 27 और सत्ते, 27 का पहाड़ा पढ़ो 7 बार आएगा 189, 189 का 9 आएगा। ठीक है, 189 का 9 आएगा, दो ऑप्शन में 9 मिल रहे हैं यानी एक बार और करना पड़ेगा। और 27 पंचे कितना होता है, 27 पंचे 135 होता है। ठीक है, और 135 में तुम्हें 18 जोड़ना है, तो 135 और 100 तुम्हारा 45, 8 153। ठीक है, तो आंसर आएगा 1539। कितने आएंगे, 1539 आपके नंबर ऑफ डायगोनल्स हो जाएंगे। 1539 आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ डायगोनल्स हो जाएंगे। क्लियर है, सभी को बात समझ में आती है यहाँ तक, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो ये आपके नंबर ऑफ डायगोनल्स की संख्या हो गई। ठीक है, तो n इंटू एन माइनस थ्री अपॉन टू आपको फॉर्मूला याद करके रखना है ना। चलो सभी लोग आगे देखेंगे, अगला सवाल, अ डिस्ट्रीब्यूटर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द मार्क्ड प्राइस। इफ द सेलिंग प्राइस इज ₹9240 देन व्हाट विल बी द डिस्काउंट ऑन इट। एक वितरक चिन्हित मूल्य पर 12% की छूट देता है, यदि विक्रय मूल्य 9240 रुपए है तो उस पर क्या छूट होगी। ठीक है, एक वितरक चिन्हित मूल्य पर 12% की छूट देता है, यदि विक्रय मूल्य 9240 रुपए है तो उस पर छूट क्या होगी, आपको छूट बताना है कि डिस्काउंट कितने का मिल गया। ठीक है, डिस्काउंट कितने का मिल गया। देखो अगर मान लो कोई चीज की मार्क्ड प्राइस, अगर कोई चीज की मार्क्ड प्राइस 100 थी और उस पर अगर डिस्काउंट मिल रहा है 12% का, तो ये बताओ सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 88। सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 88 आ जाएगी। भाई 12% 100 का कितना होता है, 12 ही होता है, यानी सेलिंग प्राइस हो जाएगी 88। ठीक है, और सेलिंग प्राइस 88 जो है सवाल में इसका मान दिया हुआ है 9240 के बराबर, यानी कितने बराबर है, 88 से तो एक बार कटेगा, 88 से तो एक बार कटेगा, और जीरो 105 बार कटेगा। कितने बार कटेगा तुम्हारा, 105 बार कटेगा। चाहे तो काट के देख लो, 9240 मेरे को सीधे सीधे ये दिख रहा है 105 बार कटते हुए। ठीक है, चलो तो अब आप ये देखो कि मार्क्ड प्राइस 100 था, सेलिंग प्राइस 88 है, यानी डिस्काउंट तुमने 12% यानी 12 का दिया, तो एक का मान 105, तो 12 का मान कितना होगा, 1200 और 1260 रुपए, यानी कि 1260 रुपए का डिस्काउंट पूरा दिया है। 1260 रुपए का डिस्काउंट तुम्हारा दिया है, 88 का मान 9240 दिया था, तो तुमने एक का मान निकाल लिया 105, तो 12 का मान कितना हो जाएगा, 1260 रुपए का हो जाएगा। क्लियर है, वही आपका डिस्काउंट यहाँ पे हो जाएगा। समझ में आती है बात इतनी, क्लियर है। कुछ नहीं करना था, बस मार्क्ड प्राइस को 100 मानना था। सारे सवाल आसान है एकदम, इनसे आसान तरीका इन सवालों को करने का नहीं हो सकता दुनिया में। ठीक है, तो सारे सवाल मैं आपको इसीलिए बढ़िया से जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए आपको बताना है फोर्थ प्रपोर्शन क्या होगा। व्हाट इज द फोर्थ प्रपोर्शनल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। फोर्थ प्रपोर्शन क्या होगा, है ना। ये आपको तीन संख्याएं दी हैं, चौथा आपको बतानी है फोर्थ प्रपोर्शन। अगर ए बी सी और एक्स, तो यहाँ पे एक्स क्या होता है, फोर्थ प्रपोर्शन। और इसका मतलब क्या है, अगर चार संख्याएं समानुपातिक हैं तो इसका मतलब होता है कि जो फोर्थ प्रपोर्शन होता है वो होता है बी सी अपॉन ए के बराबर। जो तुम्हारा फोर्थ प्रपोर्शन होता है वो किसके बराबर होता है, बी सी अपॉन ए के बराबर होता है। यानी फोर्थ प्रपोर्शन अगर मैं देखूं तो इनमें तीन तो आपको दिए हैं, तीन आपको दिए हैं, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी।
है ना। मान लिया फोर्थ प्रोपोर्शन पी है, तो पी कितना होगा तुम्हारा बी सी अपॉन ए के बराबर। बी सी तुम्हारा क्या है, एक्स प्लस वाई, और ये कितना है, एक्स माइनस वाई। ए कितना है तुम्हारा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कितना है ए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो पी कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऊपर में भी बनेगा नीचे में भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनेगा। कितना हो जाएगा कट के, एक के बराबर। कितना हो जाएगा कट के, आंसर आएगा एक के बराबर। कितना आसान सा सवाल है, कुछ करना ही नहीं था सवाल में, है ना। एकदम बिल्कुल बढ़िया सा आसान सा सवाल है, आने लायक सवाल है आपका। अगर इस तरह के सवाल भी कई बार आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखो अगला सवाल देखो। अगले सवाल में तुम्हारा क्या बोला है, अगले सवाल में बोला है कि 2a बराबर 3b बराबर 5c है। आपको ए बी सी की वैल्यू बतानी है। अब देखो यहाँ पे ये सवाल बहुत आसान होते हैं। 2a बराबर 3b और ये बराबर 5c के दिया है, ऐसा तुम्हें सवाल में दिया है। तो यहाँ से ए और बी का अनुपात आ जाएगा। ए और बी का अनुपात कितना आएगा, 3 से 2 का। यहाँ पे अगर देखो तो बी और सी का अनुपात कितना आ गया, 5 से 3 का। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ए और बी का अगर यहाँ पे अनुपात 3 से 2 का है, तो पूरा आपके जो भी ऑप्शन है यहाँ पे उनमें ए बी सी का अनुपात 3 से 2 का होना चाहिए। यहाँ पे 2 से 3 का है, यहाँ पे ए से बी 5 से 3 का है, द्वितीयांश है यहाँ पे 3 से 5 का है। एक ही ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे ए और बी का अनुपात 3 से 2 का है। 5 से काटो तो 3, और 10 को 5 से काटो तो 2। इसी तरह बी और सी का अगर अनुपात 5 से 3 है, तो यहाँ पे भी देखो 10 को 2 से काटो 5, 6 को 2 से काटो 3। तो यहाँ पे भी देखो बी और सी का अनुपात कितना आ रहा है, 5 से 3 का। यहाँ पे देखो ए और बी का अनुपात कितना आ रहा है, 3 से 2 का। तो जो अनुपात आपका अलग से दिया है, वही अनुपात आपको जब आप कंबाइंड कर देते हो ना उनको, तब भी वो अनुपात उतने के ही बराबर रहता है। जब उनको आप मिला देते हो, कंबाइन करते हो, तो भी अनुपात आपका उतना ही होता है, अनुपात में कोई बदलाव नहीं होता है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। बोला है फाइंड इन हाउ मेनी डेज 10 men विल कंप्लीट अ वर्क इफ 6 men and 8 women कैन डू द सेम वर्क इन 10 days एंड 13 men and 24 women कैन डू द सेम वर्क इन 4 days। बोला यह पता करें कि 10 दिन में कितने पुरुष एक काम को पूरा करेंगे अगर 6 पुरुष और 8 महिलाएं 10 दिनों में एक ही काम कर सकते हैं, और 13 पुरुष और 24 महिलाएं 4 दिनों में एक काम पूरा कर सकती हैं। देखो पहले तो आपको ये दिया है कि 6 मैन और तुम्हारी 8 वुमेन एक काम को कितने दिन में कर सकती हैं, 10 दिनों में, ये दिया है। और यही चीज आपका किसके बराबर हो जाएगी, 3 आदमी 24 वुमेन उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 4 दिन में कर सकते हैं। तो ये तुम्हें सवाल में दिया है। तो यहाँ से तुम थोड़ा बहुत क्या निकाल लोगे, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी मिल जाएगी। ये आएगा 30 m, ये तुम्हारा आ जाएगा 8 5 40 W, ये आएगा तुम्हारा 26 m, और ये कितना आएगा 48 W। यहाँ से अगर देखो तो 8 W आएगा, यहाँ से आएगा 4 मैन, यहाँ से मैन और वुमेन का एफिशिएंसी आ जाएगा 8/4 यानी 2 से 1 का। यानी आदमी की क्षमता 2 है, महिला की क्षमता 1 है। तो यहाँ से हमें टोटल वर्क भी मिल जाएगा, टोटल वर्क भी मिल जाएगा आपका 6, और मैन की एफिशिएंसी 2 है, तो 6 दूनी 12 8 20, और 10 दिनों में ये काम कर लेते हैं, यानी कि आपका 200 क्या है टोटल वर्क, 200 टोटल वर्क है। आपको बताना है 10 आदमी कितने दिन में इस काम को पूरा करेंगे। तो अगर मैं बोलूँ 10 मैन इस काम को कितना करेंगे, 200, और 10 आदमी है उनकी क्षमता 2 की है, तो आंसर आ जाएगा 10 दिन। कितने दिन में कर देंगे, 10 दिनों में कर देंगे। 10 आदमी है, क्षमता 2 की है, तो 200 कुल कार्य कितने दिन में हो जाएगा, 10 × 2, आपका 10 दिनों में वो कार्य पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला सवाल, अ पर्सन सेल्स इज आर्टिकल एट 10% बिलो इट्स कॉस्ट प्राइस। एक व्यक्ति एक अपने लेख को लागत मूल्य से 10% कम पर बेचता है। अगर इसे 334 रुपए में बेचा जाता तो उसे 20% का लाभ होता। लेख का विक्रय मूल्य क्या होगा। अ पर्सन सेल्स इज आर्टिकल एट 10% बिलो इट्स कॉस्ट प्राइस, हैड इट सोल्ड इट फॉर ₹332 मोर ही वुड हैव बीन मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20%। व्हाट इज द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, एक व्यक्ति अपने लेख को लागत मूल्य से 10% कम पर बेचता है। ठीक है, 10% कम पर बेचता है, यानी कि अगर आपका कॉस्ट प्राइस 100 है, तो उसको कितने में बेचता है, 90 में बेचता है। ठीक है, कितने में, 10% कम पर बेचता है। अगर इसे 334 रुपये ज़्यादा में बेचता तो 20% का लाभ होता है, यानी अगर उसको 334 ज़्यादा में बेचता तो 100 पे 20% का लाभ होता है, यानी 120 रुपये में बेचता। ठीक है, तो यहाँ पे कितना ज्यादा में बेच रहा है, ज्यादा में 30 रुपए ज्यादा में बेच रहा है, और इस 30 का ज्यादा का मान सवाल में 332 रुपए के बराबर दिया हुआ है, 332 रुपए के बराबर दिया हुआ है। तो तुमसे ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पूछा है, यानी 30 का मान दिया है, 90 का मान पूछा है, तो 30 तिहाई 90 यानी
3 गुना कर दो, कितना आएगा 996 रुपए। तो कितना आएगा यहाँ पे 996 रुपए। तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 996। भाई 30 का मान 332 है, तो 90 का मान तुम्हारा कितना आ जाएगा 996 रुपए के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यानी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस आपकी कितनी थी 996 रुपए की थी। देखो ये सवाल देखो, ये सवाल सभी लोग देखेंगे। एंगल ए बी ओ मेजर करना है। ए बी ओ ये वाला एंगल तुम्हें निकालना है, फिगर दिया हुआ है, ये वाला एंगल तुम्हें निकालना है। ठीक है, ए सी बी ये वाला एंगल तुम्हें दिया हुआ है 110 डिग्री के बराबर, ये वाला एंगल 110 डिग्री के बराबर दिया है। ओ को बोला है सेंटर है सर्कल का। बस इतना तुम्हें फिगर दिया है, 10 20 30 40 ऑप्शन दिए हैं कि आप बताओ एंगल यहाँ पे कितना होगा। ठीक है, ओ वृत्त का केंद्र है, ये वाला एंगल तुम्हें बताना है। ठीक है, अगर मैं इसको अल्फा मान लूँ तो देखो ये तुम्हारा रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये एंगल भी अल्फा होगा। भाई ये अगर ए ओ बी ट्रायंगल देखो, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये एंगल भी अल्फा होगा। ये 110 डिग्री है। अगर मैं ए और बी पॉइंट से सरकमफेरेंस पे एक ऐसे पॉइंट बनाऊं, ये देखो, और ए और बी को वहां से मिला दूं, तो ये अगर 110 है तो ये वाला एंगल कितना होगा 70 डिग्री। अगर मैं इसको डी पॉइंट नाम दे दूं तो ये 70 होगा। भाई ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएंगे, आमने सामने के एंगल का योग, आमने सामने के एंगल का योग कितना होना चाहिए, ये 180 होना चाहिए ना। तो यहाँ से एंगल डी कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। अब अगर ये एंगल 70 है ए और बी से, तो सेंटर पे बनने वाला एंगल कितना हो जाएगा 140 का। तो यहाँ पे अगर ट्रायंगल ए ओ बी में अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा अल्फा प्लस 140 डिग्री किसके बराबर 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पे दो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी 40 डिग्री के बराबर, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी 20 डिग्री के बराबर। यानी कि अल्फा ही एंगल ए बी ओ है, अल्फा ही एंगल ए बी ओ है। यानी एंगल ए बी ओ कितना आ जाएगा मेरे भाई 20 डिग्री के बराबर आ जाएगा। एंगल ए बी ओ कितना आ जाएगा 20 डिग्री के बराबर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलें आगे बढ़ें, अगले सवाल में बढ़ें। चलो, द एवरेज मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन वॉज 25। ठीक है, एक परीक्षा में 10 छात्रों का औसत अंक 25 था। बाद में यह पाया गया कि एक छात्र के अंक गलत तरीके से 43 के बजाय 34 दर्ज किए गए थे, तो सही औसत क्या होगा। ठीक है, 10 स्टूडेंट का औसत कितना था तुम्हारा परीक्षा में 25 था, यानी कि कुल नंबर कितना था, अगर मैं कुल बताऊं तो यहाँ पे 25 और गुणे 10 यानी कि 250 मार्क्स है ना, 250 अंक तुम्हारा कुल था तब। बाद में ये पाया गया कि एक स्टूडेंट का, एक छात्र का अंक गलत तरीके से 43 के बजाय 34 दर्ज हो गया। ठीक है, 43 के बजाय 34 दर्ज हो गया। ठीक है, तो 34 दर्ज हो गया, दर्ज होना चाहिए था 43, दर्ज हो कितना गया 34, यानी कितने का अंतर आ गया, कितने का अंतर आ गया 34 से 43 के बीच में 9 का अंतर आ गया। कितने का अंतर आ गया भैया 9 का अंतर आ गया ना, 9 घट गया, 9 घट गया भाई, 43 होना था, लिखा 34 है, यानी 9 कट गया। यानी ये जो 9 की कमी हुई है यहाँ पे, वो 9 की कमी यहाँ पे आपको जोड़ना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका 9, यहाँ पे अपना नंबर जोड़ना चाहिए। यानी अगर वहां पे 34 को हटा के 43 जोड़ा जाएगा, तो 250 जो नंबर बन रहे थे 10 छात्रों के, वो 259 बनेंगे, 259 बनेंगे। तो आपका नया एवरेज कितना हो जाएगा 10 छात्रों का, ये हो जाएगा 25.9 के बराबर। कितना हो जाएगा 25.9 के बराबर नया एवरेज हो जाएगा। आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते थे सीधा, कि 34 और 43 इनके बीच का अंतर कितना है 9 का आ रहा है, यानी कि जो अब एवरेज 9 से घट गया वो 9 से बढ़ेगा। और ये 9 का जो आपका 9 नंबर जो बढ़े हैं, ये 10 बच्चों में बराबर बराबर बांट दो, तो सभी बच्चों को 0.9 मार्क्स मिलेंगे। और तो पहले अगर एवरेज आपका 25 था, तो 25 में 0.9 मार्क्स और हर बच्चे के बढ़ जाएंगे, तो 25.9 एवरेज हो जाएगा। तो दोनों तरह से आप इस सवाल को कर सकते थे। ठीक है, आप डायरेक्ट 9 को 10 से विभाजित करके और यहाँ पे आप 25 में जोड़ देते, या जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया उस तरह से आप इस सवाल को कर सकते थे। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 25.9, 25.9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आखिरी सवाल आज का। Four identical cones, each of radius 10.5 centimeter and height 14 centimeter, are cut from a cuboid of dimension 30, 32 और 40 सेंटीमीटर। ठीक है, चार कोन को काटा गया है एक क्यूबॉइड से। देखिए ये सवाल आपका होमवर्क में रहेगा, बस मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे करना है, आपको कमेंट बॉक्स में ये आंसर करना है। ठीक है, आपको टोटल सरफेस बताना है रिमेनिंग सॉलिड का। देखो एक क्यूबॉइड है, तो पहले तो तुम क्यूबॉइड बना लो। देखो ये आपका बन गया क्यूबॉइड। ठीक है, ये होमवर्क सवाल है, तुम्हें तुम्हें ये करके बताना है। मैं तुम्हारे सामने बस बता देता हूँ कि ये सवाल को मैं मतलब कैसे ये सवाल बना हुआ है। ठीक है, तो एक देखो ये तुम्हारे सामने, अरे यार लाइन नहीं खींच रही आज मेरे से सीधे,
देखो ये तुम्हारा बन गया क्यूबॉइड। ठीक है, दिख रहा है, ये बन गया तुम्हारा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का लंबाई क्या दिया है, 40 सेंटीमीटर इसकी लंबाई दी हुई है। ठीक है, आप 32 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई मान लो और 30 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई मान लो। इसमें से चार आइडेंटिकल कोण काटे गए। तो देखो एक ये कोण काट दो ऐसे, एक आपका ये कोण ऐसा काट दो, नीचे से भी ऐसे ही दो कोण काट दो। ये आपके चार कोण काट दिए गए। ठीक है, जिनकी रेडियस कितनी दी हुई है, इन कोण की जो रेडियस आपकी दी हुई है, इनकी रेडियस जो दी हुई है, ये दी हुई है 10.5 सेंटीमीटर, और इनकी जो ऊंचाई दी गई है वो 14 सेंटीमीटर की दी गई है। ठीक है, ये किसका दिया गया है, कोण का। और इस तरह का कुछ फिगर है। अब बताओ टोटल सरफेस एरिया अगर इनको काट के निकल दिया जाए तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखो कि क्या निकालोगे, पहले आप तुम क्यूबॉइड का पूरा सरफेस एरिया निकालो, उसमें से क्या घटा दो, उसमें से चार तुम सर्कल के एरिया घटा दो, चार सर्कल के एरिया घटा दो, और तुम उसमें चार क्या कर दो, चार वहां पे पाई आर एल जोड़ दो, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया जोड़ दो, तभी आपका आंसर आएगा। क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया में ये जो आपके ऊपर के चार सर्कल कट के निकल गए वो एरिया तो घट जाएगा, लेकिन इसमें गड्ढा हो गया। अब इसमें गड्ढा हो गया तो गड्ढा जो होगा वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर होगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया उसमें ऐड कर दो। ठीक है, तो चार कर्व्ड सरफेस एरिया ऐड होगा, चार आपका पाई आर स्क्वायर माइनस होगा क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया से, तब वो आपका टोटल सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड का आ जाएगा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में आंसर सभी लोग बताना। मैंने सवाल समझा दिया है कि कैसे आएगा, अब तुम दिमाग लगाओ, इमेजिन करो, कैलकुलेशन करो, और मुझे कमेंट बॉक्स में इस सवाल का आंसर करो। ठीक है, चलो तो यहीं पे क्लास को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं सभी को मज़ा आया होगा। ऑली बोर्ड ने अपना ऑली बोर्ड ने फिर से मैं एक बार बता दूं, आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर का टारगेट बैच लाया है। बहुत ही शानदार बैच है ये। आप सौरभ कोड का इस्तेमाल करके इस बैच में मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं 45% का। इस बैच में 200 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स हैं, 25 से ज़्यादा लाइव प्रैक्टिस सेशन और डाउट सेशन है। यहाँ पे 350 से ज़्यादा टेस्ट हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए। बाईलिंगुअल और इंग्लिश मीडियम दोनों में ये बैच है। दोनों का, बाईलिंगुअल और इंग्लिश दोनों मीडियम का आपको कोर्स एक्सेस दिया जाएगा। तो बहुत ही शानदार बैच है। सौरभ कोड से आप 45% की छूट ले सकते हैं, लगभग आधे में ये बैच आपको मिल जाएगा। आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर का टारगेट बैच बहुत शानदार बैच है। जरूर ऑली बोर्ड का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इस बैच का फायदा उठाइए। ऑली बोर्ड ने एक और काम किया है बहुत अच्छा, एसएससी और रेलवे के सारे नए प्लान्स को रिवाइज कर दिया। ठीक है, नया प्राइसिंग प्लान लॉन्च हुआ है जहां पे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है। एलीट में जहाँ पे आपको सारे एसएससी रेलवे के मॉक टेस्ट मिलते हैं। सुपर एलीट, एसएससी और रेलवे वाला सुपर एलीट और एसएससी और रेलवे वाला एलीट मॉक टेस्ट में मॉक टेस्ट मिलते हैं। सुपर एलीट में सारी क्लासेस, सारी लाइव क्लासेस, सारे प्रैक्टिस सेशन, सारे मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाते हैं। और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए यूज करना है कोड सौरभ। ये कोड को आपको यूज करना है, आपको जितना भी ज्यादा से ज्यादा वहां पे संभावित छूट होगी वो संभावित छूट आपको मिल जाएगी। ऑलिव बोर्ड ने दो और बहुत ही बेहतरीन बैच लॉन्च किए हैं और उन दोनों बैच का नाम है फिट बैच। उन दोनों बैच का नाम क्या है, फिट बैच। एक जो बैच आपका फिट बैच का लॉन्च हुआ है, ऑलिव बोर्ड ने लॉन्च किया एसबीआई पीओ का प्री और मेंस का फिट बैच, जहां पे 40% का ऑफ है। इसको आप 45% बना सकते हैं, कोड आपको लगाना है सौरभ। उसी तरह आईबीपीएस आरआरबी पीओ का भी यहाँ पे एक प्री और मेंस का फिट बैच लॉन्च है, जहाँ पे अगर आप कोड लगाते हैं सौरभ तो यहाँ पे भी आपको 45% की छूट मिलती है। तो ऑली बोर्ड के साथ जरूर जुड़िए। आईबीपीएस और आरबी पीओ वाले बच्चों के लिए बहुत खास बैच है, और एसबीआई पीओ वालों के लिए तो है ही है खास बैच। एसबीआई पीओ ऑली बोर्ड से अच्छी प्रिपरेशन कोई नहीं करा सकता। पूरे इंडिया में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो ऑली बोर्ड से अच्छी प्रिपरेशन करा दे एसबीआई पीओ और आईबीपीएस और आरबी पीओ की। लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस सेशन, स्ट्रेटेजी सेशन, टाइम मैनेजमेंट सेशन, 400 से ज़्यादा टेस्ट और उनके डिटेल सॉल्यूशन मिलेंगे। सारी जो लाइव क्लासेस हैं वो आपके मेंस के एग्जाम तक चलने वाली हैं। बैच आपका बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश मीडियम में रहेगा, दोनों का एक्सेस आपको मिलेगा। आप जो बैच में पढ़ना चाहें वो बैच पढ़ सकते हैं, और आप सेपरेटली इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है कि जो बच्चा बेसिकली सारी चीज़ों के सारे, जैसे एलआईसी की भी प्रिपरेशन कर रहा,
एसबीआई की भी अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा, अगर आपका इसके बाद अगर आईबीपीएस की भी प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ईएसआईसी की भी प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, तो आप ले सकते हैं बैंकिंग सुपर एलिट, ठीक है। बैंकिंग सुपर एलिट एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, ऑलीबोर्ड का प्लेटफॉर्म का एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है जहाँ पे सारे कोर्सेज और सारे मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, सारे कोर्सेज और सारे मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे एक्सेस इनका मिल जाता है। कोड आपको यूज करना है सौरभ फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है, तो सौरभ कोड आप यूज कर लेना, यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। सौरभ, ये यू है, SAURABH, ठीक है, सौरभ कोड इस्तेमाल कर लेना, सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। मैक्स मैक्स डिस्काउंट आपको इस बैच में मिलेगा, ठीक है। साइंस बाई सौरभ सर टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लो। इस टेलीग्राम ग्रुप में इन सारी क्लासेस की आपके पास PDF पहुंच जाएगी, तो ये बैच को जरूर ज्वाइन करो। आप यहाँ से मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट भी हो सकते हो, अगर आपको कभी कोई तकलीफ होती है तो आप मेरे से मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम में और आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। चलो, तो लाइक और कमेंट जरूर करना, वीडियो कैसी है, आंसर जरूर बताना जो मैंने क्वेश्चन दिया है। मिलते हैं अगली क्लास में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।